बिहार में आज आरजेडी का स्थापना दिवस मन रहा है। जोर शोर से पटना में आयोजन हुआ है, मगर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इस आयोजन में देर से पहुंचे। क्यों पहुंचे ये आपको बताएंगे। इसके अलावा एक बड़ी चर्चा है इसी कार्यक्रम से जुड़ी। जो पोस्टर लगे हैं पूरे पटना में, पूरा पटना पटा पड़ा है पोस्टरों से, मगर उसमें तेज प्रताप यादव की फोटो गायब है। तो फोटो क्यों गायब है, क्या सियासत है, ये आपको बताएंगे। और बाकी आप बिहार के रहने वाले हैं तो वहाँ लगातार गिर रहे पुलों से तो आप वाकिफ होंगे ही। तो आखिर सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है। विपक्ष तो एक्टिव हो गया है। तेजस्वी यादव ने तमाम आरोप लगा दिए हैं बीजेपी और एनडीए की जो डबल इंजन सरकार है उसको लेकर। तो ये पूरा मामला आपको विस्तार से समझाएंगे और रोजाना की तरह बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। आरजेडी का आज स्थापना दिवस है और दो ही चर्चाएं हैं। एक तो लेट क्यों पहुंचे तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, पूरे प्रदेश भर की, देश भर के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं, उनको इंतजार करना पड़ा। और दूसरा, पोस्टर से क्यों गायब हैं तेज प्रताप यादव। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आज आरजेडी का स्थापना दिवस है। 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना हुई थी, लालू प्रसाद ने किया था। उसके बाद लालू प्रसाद को जेल भी जाना पड़ा था चारा घोटाले के मामले पे। फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो लालू और राबड़ी देवी का कार्यकाल 15 साल का रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि तेज प्रताप यादव का पोस्टरों से चेहरा गायब क्यों है, तो देखिए, एक बात तो लोकसभा चुनाव में ही बहुत साफ हो गया था कि आरजेडी के नेता अब तेजस्वी यादव, अब तेज प्रताप यादव नहीं है। क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव होते तो बिहार में घूम घूम कर वो भी चुनाव प्रचार कर रहे होते। आपने देखा तेजस्वी यादव अकेले चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके साथ मुकेश साहनी थे, लेकिन तेज प्रताप यादव कहीं दिखे नहीं। एक जगह वो पाटलिपुत्रा में गए थे अपनी बहन के साथ, तो आपने देखा होगा कि पटना के एक कार्यकर्ता को, पाटलिपुत्रा के एक कार्यकर्ता को उन्होंने इस तरीके से धक्का दिया था कि उसकी हालत खराब हो, खूब वीडियो वायरल हुआ, और वो खूब वीडियो वायरल हुआ था। तो दरअसल तेज प्रताप कब क्या करेंगे ये सबको समझ में आ चुका है। आरजेडी के लिए कई बार वो ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है तेज प्रताप के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना। दरअसल पॉलिटिक्स में जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से व्यवहार करना होता है, और आपकी व्यावहारिकता, आपकी बातचीत, आपका अंदाज, आपका कंडक्ट लोग नोटिस करते हैं और तभी आपको नेता चुनते हैं। लालू प्रसाद भी शुरू से ही इस फिराक में रहे हैं कि वो अपने छोटे बेटे को प्रमोट करें, और अपने छोटे बेटे को उन्होंने नेता के रूप में प्रमोट भी किया है। आरजेडी में वो एक्सेप्टेबल लीडर भी हो चुके हैं। इसलिए आप स्थापना दिवस में जो चर्चा देख रहे हैं या जो पोस्टर्स देख रहे हैं, उसमें एक तरफ या तो लालू रबड़ी दिखाई पड़ रही हैं या तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरा कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये बहुत साफ है कि ठीक है, लालू की लीगेसी बड़ी है। आरजेडी इतने साल से पार्टी चलती रही है, तो लालू यादव बहुत लोकप्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने ही माई समीकरण तैयार किया, वो भी लोग समझते हैं और जानते हैं। लेकिन लालू, अब आप कह लीजिए तो वो एक गार्जियन की भूमिका में है, वो एडवाइस करते हैं। मुख्य रोल में अर्जुन की भूमिका में तेजस्वी यादव है। तो तेजस्वी यादव को समर्थन देने के लिए, चाहे वो नैतिक समर्थन हो, चाहे कोई एडवाइस हो, वो तमाम चीज लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। और लालू प्रसाद की पूरी कवायद ये है कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने, जितनी जल्दी बन सके। तो इसलिए उनके घर में भी और कोई लोग हैं, उनको तेजस्वी के सामने छोटा दिखाया जाता है। और अब ये पार्टी में सब कुछ एक्सेप्टेबल हो चुका है कि भाई लीडर है तो तेजस्वी यादव है, कोई और लीडर नहीं है। आरजेडी की लीडरशिप संभालने की मंशा मीसा यादव की भी थी, आरजेडी की लीडरशिप संभालने की मंशा तेज प्रताप यादव की भी थी, लेकिन लालू प्रसाद ने बहुत साफ कर दिया कि आरजेडी का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। इसलिए पटना के पोस्टरों में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक तरफ दिखाई पड़ते हैं, तो एक तरफ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी नजर आते हैं। जहां तक सवाल है कि इस स्थापना दिवस
ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आसपास के 3-4 जिलों से लोगों को बुलाया गया है और बाकी जिलों में लोगों को कहा गया है कि आप अपने अपने जिले में आरजेडी की स्थापना दिवस मनाइए। तो दरअसल यहाँ पर सांगठनिक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए, बिहार में सत्ता में वापसी कैसे किया जाए। कल ही हम लोगों ने वीडियो के जरिए बताया था कि पदयात्रा शुरू करने की कवायद होने जा रही है और वो 15 अगस्त के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। आरजेडी कैंप में इस बात की चिंता है कि उनका कोर वोटर्स में टूट पड़ रही है, सेंधमारी हो रही है। कई जगह यादवों ने आरजेडी को छोड़ करके या महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के पक्ष में मत किया है। तो ये तेजस्वी यादव के लिए चिंता का सबब है। और दरअसल इसको कैसे इससे निकला जाए, इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, अपने कोर वोटर्स को कैसे मजबूत किया जाए और साथ ही साथ कुछ जातियों को जोड़ा जाए, तो इसके प्रयास में तेजस्वी यादव निकलेंगे। इसके लिए रणनीति भी बनेगी। और आपने देखा कि लोकसभा में जिस तरीके से लालू प्रसाद ने एक टिकट दे करके 3-4 लोकसभा क्षेत्र को साधने का प्रयास किया, तो दरअसल वो सेमीफाइनल था। फाइनल विधानसभा चुनाव है और इसलिए विधानसभा की चुनाव की तैयारी आरजेडी कैंप द्वारा जोरदार तरीके से की जा रही है। बिल्कुल जोरदार तरीके से की जा रही। थोड़ा कार्यक्रम में आज क्या हुआ, तेजस्वी लालू पहुंचे, जो रणनीति आप बात कर रहे हैं आगे लेकर बनाने को लेकर, क्या उस पर कुछ आज बातचीत हुई, चल क्या रहा है पटना में? देखिए, आपको बता दें अभी थोड़ी देर पहले तो दोनों पहुंचे हैं। भारी बारिश के कारण लेट से पहुंचे हैं और लेट से पहुंचे हैं तो कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं और दरअसल कार्यकर्ता ऐसे मौके पर बड़े नेताओं के सामने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं। पटना में जिस तरीके से पोस्टर्स लगे हुए हैं, आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर लालू यादव का पहुंचना, आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं का पहुंचना, तेजस्वी यादव का पहुंचने का सिलसिला बहुत तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव तो अभी पहुंचे हैं, लेकिन बाकी सारे नेता लगभग वहां पहुंच चुके हैं। तो आपको यही बताना चाहते हैं, दरअसल कहा यह जा रहा है कि स्थापना दिवस में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष है उसकी कमियों को कैसे उजागर किया जाए और पार्टी विधानसभा चुनाव में कैसे सत्ता में आ सके, इसके लिए एक रणनीति बनेगी। लालू प्रसाद यादव एड्रेस करेंगे, तेजस्वी यादव एड्रेस करेंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से अब कमर कस लीजिए, चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होगा आरजेडी का उसको टिकट दिया जाएगा। जिसके चुनाव क्षेत्र में विधानसभा में पार्टी की हार हुई है उनको एक माकूल समय दिया गया है कि आप 2 महीने तक वहां काम करिए, अपने आप को दिखाइए कि आप कैसे मजबूत हुए हैं और उसके बाद पार्टी तय करेगी कि आपको वहां से उतारना है कि नहीं उतारना है, चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। तो मोटे तौर पर जो अभी बात चल रही होगी, जो मेरे पास जानकारी है, वो सांगठनिक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए और सत्ता पक्ष की तमाम कमजोरियों को कैसे जनता के सामने उठाया जाए। जैसे आप देखिए कि पिछले 15 दिनों में कई सारे पुल गिर गए और चर्चा यह है कि 12 पुल गिर चुके हैं। पुल पे पॉलिटिक्स फुल हो रही है, तो ये पुल गिरने वाली राजनीति पर जरूर बयान दे रहे होंगे। साथ ही साथ बता रहे होंगे कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ इसका पैर जो है वो भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है तो दूसरे तरफ अपराध में फंसा हुआ है। इस तरह की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता को बताएंगे कि देखिए, आप माफ करिएगा, कार्यकर्ता को बताएंगे कि जनता के बीच में जाइए, इस तरह की बात करिए, क्या मैसेज देना है, क्या मैसेज देना है, क्या करना है, ये सारी बातें वहां पर चल रही है। बिल्कुल, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या एजेंडा रहने वाला है आरजेडी का और जनता के बीच कार्यकर्ताओं को क्या प्रचार करना है, सरकार की क्या खामियां कमियां गिनानी है, बतानी है और मुद्दा बनाना है, ये आज के जो चल रही है, बैठक चल रही है और स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें तेजस्वी यादव जरूर बोल सकते हैं। नज़र हमारी इस पर बनी रहेगी। मगर जिसका जिक्र आपने अभी पंकज जी खुद कर भी दिया, पुलों को लेकर जो सियासत शुरू हुई है, और उससे पहले सियासत तो बाद में होती है, पहले तो घटना होती है, घटना हुई है। पिछले 15 दिन में 10 से ज़्यादा पुल गिर चुके हैं बिहार में, पुलिया गिर चुके हैं। कारण जो भी हो, मगर सरकार जिम्मेदार है उसकी और सरकार खुल के इस मामले को लेकर
सामने आ नहीं रही है, आ भी रही है तो सफाई की भूमिका में आ रही है, कुछ सख्त कार्रवाई, एक्शन, क्यों इन पुलों का मेंटेनेंस नहीं हो पाया? भाई आप सरकार में हैं, लंबे समय से सरकार में नीतीश कुमार सरकार है, तो अगर इस तरह की घटनाएं होंगी और बारिश में पुल बह जाएंगे तो आप ही जिम्मेदार होंगे और आपसे ही सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। तेजस्वी यादव, आपने बोला बयानबाजी कर रहे हूँ, तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 दलों वाली डबल इंजनधारी एनडीए सरकार में पुल के गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ को स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। उन्होंने ये बात बोली है, टारगेट किया है डबल इंजन सरकार को। देखिए, टारगेट करना भी चाहिए और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने कोई गलत नहीं किया। मैं साफ तौर पर मानता हूं, अगर किसी सरकार में अगर पुल सुरक्षित नहीं है, सड़क सुरक्षित नहीं है, एग्जाम सुरक्षित तरीके से नहीं हो रहा है, एग्जाम के पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? जी। सवाल यह उठता है कि मैं कोई आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात पर कैसे मुंह मोड़ लूं या कैसे अपनी आंखें बंद कर लूं कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही। जहां तक सवाल है कि आप कहें ग्रामीण विभाग या पुल निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, कहा जाता है कि पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन जो पुल हैं उसकी देखभाल 5 वर्षों तक निर्माण एजेंसी को करनी होती है। लेकिन इसके बाद पुलों की मरम्मत कैसे होगी, इसके लिए फिलहाल कोई नीति निर्धारित नहीं है। अब ऐसे में गंभीर प्रश्न उठता है कि आप नीति निर्धारण में भी पीछे क्यों हट जा रहे हैं? और जब नीति निर्धारण में पीछे हट जा रहे हैं तो फिर अपनी पीठ क्यों थपथपाते हैं कि ये बेहतरीन सरकार है, ये सुशासन की सरकार है? फिर तो ये सुशासन की सरकार नहीं है ना। ऐसा लग रहा है कि आप शासन करते करते थक चुके हैं। इसका मतलब तो यही निकाला जाएगा, क्योंकि क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को भांप नहीं पाता है कि ये पुल जर्जर हो चुका है और ये पुल कभी भी गिर सकता है? क्या पुल के मेंटेनेंस के लिए आपके पास कोई सिस्टम नहीं है? तो ये किसका फेलियर है? क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? तो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो दरअसल आम लोगों की भाषा बोल रहे हैं। मैं साफ तौर पर कहूं, ऐसा नहीं है कि मैं हर बात पे तेजस्वी यादव के साथ या उनसे सहमत होता हूं, बिल्कुल नहीं होता हूं। बहुत तरह की ऐसी बातें हैं, जैसे वो कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें मैं सहमत नहीं होता। लेकिन जहां तक ये जो प्रश्न है उस पर आप देखेंगे कि पुल अचानक गिर जा रहे हैं, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी। क्या अगर कोई जगह पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या उसके लिए जिम्मेदार लोग नहीं है? आपने सुना होगा कि सिंगला ग्रुप का नाम आया था जिसने पुल बनाए थे और वो पुल गिर गया था। आखिरकार क्यों गिर गया, कैसे गिर गया, कहां पर गड़बड़ी हुई? क्या जो बनाने का तरीका था वो मैकेनिज्म में डिफेक्ट था? तो इस तरह के इंजीनियर्स क्यों काम कर रहे हैं? अगर मटेरियल उसमें इस्तेमाल हो रहा है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है तो क्या कोई चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। आप लाख कह लीजिए, अभी आपने 5 पार्टी मिलकर के सरकार बना ली, आप एनडीए का हिस्सा हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बेहद संवेदनशील व्यक्ति हैं। मैं मानता हूं नीतीश बाबू बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन नीतीश बाबू को भी सोचना होगा कि उनके जो एडवाइजर्स हैं या जो उनको इस बात पर सजेस्ट कर रहे हैं या जिसको उन्होंने ये मंत्रालय सौंपा हुआ है, उन लोगों ने पिछले कुछ सालों में किस तरह का काम किया, जो नीति निर्धारक हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्या ये जो पुल गिर रहा है उससे क्या जनता का विश्वास डगमगाता नहीं है? बिल्कुल। क्या लोग, आम लोग जो सड़क पर चलेंगे, पुल पर चलेंगे, क्या उनको डर नहीं लग रहा होगा क्या कि मैं कौन से पुल पे चल रहा हूं जो कभी भी गिर सकता है? सवाल ये उठ रहा है। तो सड़क पर चलने में डरने लगे लोग, पुल पे चलने में डरने लगे लोग। अगर आप कहें तो अररिया हो, सिवान हो, छपरा हो, मोतिहारी हो, हर जगह पुल टूट चुके हैं, हर जगह पुल गिर रहे हैं। तो अगर पुलों की स्थिति ऐसी है तो उसके देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल सरकार के है, उसके अधिकारियों की है। सवाल है सरकार क्या बोल रही है इसमें? नहीं, देखिए सरकार तो वो ब्लेम गेम एक बहुत आसान सा उपाय है और दरअसल कोई कुछ बोले ब्लेम गेम करना, अभी जो सरकार में लोग बैठे हैं
जो बात कर रहे हैं वही तेजस्वी यादव भी कर रहे होते अगर सरकार के साथ होते तो। बिल्कुल। इसमें कोई हैरानी की कुछ बात दिनों नहीं। पहले जब बिहार में साथ थे तेजस्वी और नीतीश, तब भी एक पुल गिरा मैं था, वही कह तब रहा हूं। बीजेपी एग्रेसिव थी। मैं वही कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव भी यही बात कर रहे होते जो एनडीए में घटक दल कर रहे हैं। सरकार का चरित्र एक होता है कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। इसलिए सवाल ये है कि अपने आप को बचाना और फिर ये कहना कि वो गलत है, वो ब्लेम गेम करना, फिर अपनी जिम्मेदारी से भागना, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार इस जिम्मेदारी से बच सकती है। मैं नहीं मानता हूं कि अगर इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं और आप फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं अप्लाई कर पा रहे तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। अगर पुल गिर रहे हैं तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। इसमें साफ नजर आता है कि आपकी आंखें किस तरीके से बंद है, आपके सामने होने वाले भ्रष्टाचार, और वो कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारियां हैं उसको नहीं पूरा करने की जो आदत है, ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, नीति निर्धारकों की असफलता है, जिस वजह से आप जिले जिले में पुल गिरने की कहानी सुन रहे हैं। और ये पूरा नेशनल टॉपिक बन चुका है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही कि बिहार में रोज पुल गिर रहा है। सवाल ये उठ रहा है, थोड़ी बारिश क्या हो गई, पुल गिरना शुरू हो गया। अब आप समझिए कि बिहार में 73% इलाका जलमग्न हो जाता है। तो अब 73% इलाका जलमग्न होगा, क्या पहली बार ऐसा होगा क्या? बिल्कुल। हर साल होता है, और जब हर साल होता है तो उससे पहले की तैयारी क्या है? आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या प्रिपरेशन किया है? आपने इस बारे में क्या सोचा है? तो ये एक गंभीर प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि इस गंभीर प्रश्न का जवाब नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके एडवाइजर्स ने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने इस गंभीर प्रश्न का कोई ठोस हल समय रहते निकाला, और उसी का परिणाम है कि इस तरह की तमाम बातें सामने होती हुई दिखाई पड़। और ये तब है जब लगातार लंबे समय से इस तरह घटनाएं हो रही हैं, पुल गिर रही हैं, आपकी सरकार की लगातार फजीहत हो रही है, जवाब देते नहीं बन रहा, उसके बावजूद भी कोई सख्ती इसको लेकर नहीं हो रही है, अधिकारियों पे कोई सख्ती नहीं हो रही। जैसा कि आपने कहा कि हर साल बारिश आती है, हर साल बिहार का बड़ा इलाका जलमग्न होता है, तो आपने तैयारियां क्या की, उसको लेकर क्या इवैल्यूएशन हुआ, उसको लेकर क्या बातचीत हुई, कोई जांच हो रही है इस विषय को लेकर? राजनीति तो हो रही है और डिफेंस भी किया जा रहा है, मगर कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिखता है साफ तौर पर। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि कुछ बयान दिए गए हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि नदियों को जोड़ा जा रहा था और उस वजह से नदी का धार बदल गया और पुल गिर रही हैं। पर सवाल ये उठता है कि पुल गिर रही है, पर लोगों को दिक्कतें कितनी हो रही, कितना जान माल जो है आपने किसके भरोसे छोड़ दिया है। और इस तरह की बातें सरकार में रह करके मुझे लगता है पुल टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, और इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। तेजस्वी यादव भले ही विपक्ष में रह करके इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बातों में दम है। जनता कराह रही है, जनता तकलीफ में है, जनता को डर लग रहा है, और जनता ही नहीं, जो लोग पुल पर चल रहे हैं उनको भी चलते फिरते डर लगता है। और इस बात को समझना होगा कि 18 साल से एनडीए की सरकार है, आप फेलियर किसी और पर थोप नहीं सकते। ये एक गूढ़ और गंभीर सवाल है, बिल्कुल, जिसका जवाब सरकार को ही देना होगा, कोई और नहीं देगा। ये सवाल ठीक उसी तरह का है जैसे नीट पेपर लीक हो जाता है, तो इस सवाल का जवाब विपक्ष नहीं देगा, इस सवाल का जवाब आपको देना है, क्योंकि लाखों लाख विद्यार्थियों का जीवन जो है वो ताक पर है। और जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि करोड़ों लोगों का स्टेक है, क्योंकि कई लोग, कई पेरेंट्स, गार्जियंस, पूरा परिवार किस तरीके से अपने एक बच्चे पर पैसे खर्च करता है, लिमिटेड इनकम होता है, कम खाता है, और अपने बच्चे की पढ़ाई पर वो खर्च करता है। और जब उसको पता लगता है कि उसका पेपर लीक हो जा रहा है, जब चलते फिरते किसी आदमी को पता लगता है कि जिस सड़क पे चल रहा है वो कभी भी गिर जाएगा, जिस पुल पे चल रहा है वो किसी भी समय टूट जाएगा, तो आप समझिए कि जनता का सरकार पर से भरोसा और विश्वास किस तरीके से टूटता है।
वो समझना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है हुक्मरानों को ये समझना पड़ेगा, ये कोई छोटी बात नहीं। बिल्कुल छोटी बात नहीं। और जिस तरीके से जवाब आते हैं ऐसे मसलों पर, चाहे वो पुलों का गिरना हो, चाहे वो पेपर लीक हो, उसमें अदम गोंडवी साहब की 2 पंक्तियां हैं वो बड़ी मौजूद हैं। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। बिल्कुल आपने सुना होगा और ये बिल्कुल फिट बैठता है। हर बार इस तरह की घटना होती है और सरकार जिस तरीके से डिफेंस में आती है, वहाँ पर ये 2 पंक्तियाँ बहुत मौजूद हो जाती हैं। बाकी बिहार और बिहार की पॉलिटिक्स, उसके जो भी अपडेट्स आते हैं लगातार उस पर हमारी नज़र बनी रहती है और आप तक यूँ ही हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।